जय हिंद। हम पंडित नेहरू के विचारों के ऊपर विचार कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी हैं, भारत के पहले विदेश मंत्री भी हैं और अधिक लंबे समय तक रहने वाले भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। इनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और इन्हीं चर्चाओं के अंतर्गत आज हमारा एक लास्ट जो बिंदु है उस लास्ट बिंदु पे चर्चा करेंगे। वो करेंगे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के लोकतंत्र संबंधी विचार। हमारा नेहरू का अंतिम बिंदु है लोकतंत्र संबंधी विचार, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के लोकतंत्र के बारे में, प्रजातंत्र हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में क्या विचार थे। हमें भी पता है, सबको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो महान लोकतंत्रवादी थे, लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। और हमने तो आज़ादी से पहले ही 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस लाहौर अधिवेशन में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो हुआ था उसमें हमने स्पष्ट कर दिया था कि भारत जब भी स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र होने के बाद हम क्या करेंगे, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाएंगे। और उसमें हमने तो ये भी कह दिया था कि हम संसदात्मक शासन व्यवस्था के समर्थक। जैसे हम स्वतंत्र हुए, हमारी संविधान सभा जिसने हमारा संविधान बनाया, उस संविधान सभा ने ही हमें स्पष्ट रूप से कह दिया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा, जनता के द्वारा शासन चलेगा और उसमें भी संस्थात्मक लोकतंत्र को हम अपनाएंगे जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करेंगे। ये बात हमने स्पष्ट कह दी। तो ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पंडित नेहरू जी जो थे वो एक महान लोकतंत्रवादी थे और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को वो क्या करते थे, एक जीवन पद्धति के रूप में मानते थे कि एक शासन पद्धति नहीं है लोकतंत्र एक शासन पद्धति नहीं है। लोकतंत्र तो एक क्या है, एक जीवन पद्धति है जो किसी भी व्यक्ति के क्या कर सकते हैं, मापदंड व मूल्यों को बदल सकती है। तो आज हम उन्हीं को कुछ करेंगे। तो पहली बात उसमें आती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उदार लोकतंत्र के समर्थक थे। पहला बिंदु हमारा उदार लोकतंत्र के समर्थक कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी का जो लोकतंत्र था वो कहते थे कि लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है, ये सहिष्णुता, उदारता और स्वतंत्रता की सर्वोपरि पद्धति है इसमें, क्योंकि संकीर्ण लोकतंत्र नहीं है। नेहरू जी लोकतंत्र को निम्न अर्थों में नहीं देखते थे, छोटे अर्थों में नहीं देखते थे। वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र तो जीवन जीने की पद्धति है, जीवन जीने की पद्धति है। और उस जीवन जीने की पद्धति में हमें क्या अपनाना है, ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को क्या होना चाहिए, सहिष्णु होनी चाहिए, सभी को समान मानने वाला लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें बनानी है। इसमें हमें क्या करनी है, उदारता, लिबर्टी लानी है। सहिष्णुता को अपनाएंगे, उदारता को हम अपनाएंगे और क्या बना देंगे, इसमें हम स्वतंत्रता देंगे। यानी नेहरू ये कहते थे कि एक ऐसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का हमें अध्ययन करना है, एक ऐसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हमें भारत के लिए अपनानी है जो सहिष्णु हो, जो उदार हो और जो क्या हो, स्वतंत्रता को आधार मान करके चले। ऐसी अगर लोकतांत्रिक पद्धति होगी तो ये कहते थे कि अगर हम ये सब देंगे तो इससे व्यक्ति का क्या होगा, इससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा, सभी पक्षों का होगा। व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण सबके विरुद्ध सुरक्षा मिलेगी। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उदार लोकतंत्र के समर्थक थे, संकुचित लोकतंत्र के नहीं थे। यानी वो लोकतंत्र को एक व्यापक शासन की प्रणाली मानते थे, निम्न शासन प्रणाली नहीं मानते थे। एक ऐसी शासन प्रणाली के रूप में उन्होंने अपनाने की कोशिश की है जो जीवन को, मनुष्य की जीवन को बदलने वाली एक पद्धति के रूप में नेहरू ने स्वीकार किया है। तो उदार के अंतर्गत यही है कि सहिष्णु, तो उदार, स्वतंत्रता और समानता ही दी जाए, निम्न अर्थों में लोकतंत्र को ना समझाए और लोकतंत्र को एक जीवन जीने की पद्धति के रूप में समझा जाए। दूसरी बात क्या करें, लोकतंत्र की व्यापक व्याख्या, यानी वो न केवल लोकतंत्र के समर्थक हैं बल्कि लोकतंत्र के समर्थक होने के साथ साथ उन्होंने लोकतंत्र की एक व्याख्या भी, एक स्पष्ट व्याख्या भी की है। और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तो क्या है, हमें एक ऐसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाना है जो सामाजिक, आर्थिक
यानी उन्होंने एक एक बातें अपने पुस्तकों में, अपने लेखों में, अपने भाषणों में लोकतंत्र की एक व्यापक व्याख्या भी की है। और उस व्याख्या के अंतर्गत क्या करें, यानी वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो लोकतांत्रिक शासन पद्धति होगी वो ऐसी होगी जिसमें सामाजिक क्षेत्र शामिल होगा, जिसमें आर्थिक क्षेत्र शामिल होगा, जिसमें राजनीतिक क्षेत्र शामिल होगा। यानी हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने की बात कर रहे हैं, जिसमें गरीबों का विकास भी होगा, जिसमें अमीरों का विकास भी होगा, जिसमें कृषि का विकास भी होगा, पशुपालन भी शामिल होगा, तो औद्योगिक क्षेत्र को भी शामिल किया जाएगा। और अगर हम ये कहें कि साहब ऐसा नेहरू ने क्या किया कि उन्होंने लोकतंत्र की उदार व्याख्या की और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए, सर्वांगीण विकास करने के लिए काम किया, तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्रारंभ में जब भारत में पंचवर्षीय योजना आई 1951 में, तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लाने का श्रेय भी किसको जाता है, पंडित नेहरू को जाता है। इसके अंदर उन्होंने 5-5 वर्ष की विकास की योजनाएं बनाई। पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से लेकर के 1956 तक चली, उस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नेहरू ने क्या किया, ये कहा कि सब हमारे सामने खाद्यान्न संकट है, हमारे पास गेहूं नहीं है, चावल नहीं है खाने के लिए, तो हमें सबसे पहले किस पे ध्यान देना है, हमें खाद्यान्न उत्पादन पे ध्यान देना है। इसलिए खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को हमने पहली पंचवर्षीय योजना का क्या बनाया, लक्ष्य रखा। जब 1956 तक हमारा भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में, अनाज के क्षेत्र में क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया, और हमारी स्थिति हो गई कि हमारे पास खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है, और यहाँ तक कि हमारे निर्यात की स्थिति भी हो गई। तो जब 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई, तो हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि सब खाद्यान्न तो पूरा हो गया, अब हमें किसका विकास करना है, हमें अब औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने क्या कर दिया, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया, बड़े बड़े उद्योग लगाए, बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाया, बड़े बड़े बांध बनाए हमने, जिसमें आपका भांगड़ा नांगल बांध, दामोदर घाटी परियोजनाएं, ये बड़ी बड़ी परियोजना उसी समय हमारे लगी। और ये किसकी देन है, ये हमारे भारत में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। वो ये कहते थे कि जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में 3 प्रकार के लोकतंत्र तो ही साथ साथ क्या दिया जाए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी उपलब्ध करता है। यानी व्यक्ति अपने विकास के लिए जो करना चाहता है, वो व्यक्तिगत विकास करने की छूट उसे दी जाए, सरकारों के द्वारा व्यक्ति के निजी जीवन में या उनके पर्सनल जो व्यक्तिगत कार्य हैं, उन व्यक्तिगत कार्यों के अंदर सरकारें हस्तक्षेप ना करें, समानता दी जाए, साथ ही क्या जाए, व्यक्ति को सामाजिक न्याय उपलब्ध करवाया जाए। यानी व्यक्ति को सामाजिक न्याय दी जाए, अगर उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है, चाहे वो व्यक्तिगत जैसे छुआछूत हो, चाहे वो कृषि के आधार पे किया जा रहा हो, चाहे वो उच्च या निम्न के आधार पे किया जा रहा हो, या चाहे वो गरीब और अमीरी के आधार पे किया जा रहा हो, किसी भी प्रकार का अगर अन्याय हो रहा है, तो नेहरू ये कहते हैं कि उस व्यक्ति को ऐसा लोकतंत्र हमें स्थापित करना है, ऐसी शासन व्यवस्था, जीवन पद्धति हमें स्थापित करनी है कि लोगों को क्या मिल सके, सामाजिक न्याय स्पष्ट रूप से मिल सके। इसके लिए क्या कर रहा है, वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का समर्थन। तो लोकतंत्र की व्यापक व्याख्या में नेहरू क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि जीवन पद्धति है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है, और हमने ये करने की कोशिश भी की है। सामाजिक आधार पर हमने बहुत कुछ किया गरीब अमीरी के लिए, आर्थिक आधार पे हम कर ही रहे हैं, आर्थिक सहयोग कर रही है भारत सरकार, राजनीतिक स्तर पर भी सभी को समान अधिकार देने की कोशिश की गई है। व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हमने अनुच्छेद 19 में दी है, समानता स्वतंत्रता के अधिकार में दी है, सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किए हैं, आगे भी हमारी सरकारें इन प्रयासों को बढ़ा रही है। तो लोकतंत्र की व्यापक व्याख्या की है किसने, पंडित नेहरू ने। और नेहरू ने जिस प्रकार के लोकतंत्र की नींव, जिस प्रकार के लोकतंत्र का सपना देखा था, आज 2020 में हम उसको क्या करते आ रहे हैं, साकार करते आ रहे हैं। सरकारें किसी भी पार्टी की बनी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की बनी हो, चाहे इन दोनों के अलावा बनी हो, सभी ने हमारे भारत के लोकतांत्रिक मूल्य को आगे बढ़ाया है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे भारत का राजनीतिक इतिहास रहा है, सौभाग्य रहा है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार बनी हो, उन्होंने हमारे लोकतांत्रिक जो पद्धति है, उस लोकतांत्रिक पद्धति के साथ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं की, उसको बदलने की कोशिश नहीं की। और आज भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में क्या है, इस दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। फिर और क्या कर रहा है, सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र में बात कर रहा है, सामाजिक, आर्थिक व व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत क्षेत्र में योगदान।
सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत क्षेत्र में क्या कर रहा है, योगदान दे रहा है। उसमें क्या कर रहा है, व्यक्ति जो गरिमा है इनमें सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत क्षेत्र में समन्वय करने की बात करता है। वो कह रहा है कि व्यक्ति का सामाजिक विकास भी होना चाहिए, समाज में ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो भी समाप्त होना चाहिए। व्यक्ति का आर्थिक विकास, सामाजिक विकास होगा तो आर्थिक विकास होगा। आपके साथ छुआछूत की समाप्ति होगी, आपको निम्न, उच्च, दलित और ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो भेदभाव है, ऊंच नीच का जो भेदभाव है, जो जाति के आधार पे कर रहे हैं, जब ये सामाजिक भेदभाव समाप्त होंगे तो हमारा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास होगा। हम आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करेंगे, हमारे पास पैसा आएगा तो हमारे रहन सहन का स्तर बदलेगा, हमारी जीवन पद्धति बदलेगी और उसके साथ जैसे आएगा तो हमारा जैसे सामाजिक विकास होगा, सामाजिक विकास से आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा तो व्यक्ति का अपने आप ही विकास हो जाएगा। तो ये कह रहा है नेहरू ये कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत क्षेत्र में इन तीनों क्षेत्रों का हमें क्या करना है, समन्वय करना है, इन तीनों क्षेत्रों का हमें विकास करना है। जब तक हम इन तीनों क्षेत्रों का विकास नहीं करेंगे लोकतंत्र कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो नेहरू ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को सफल करने के लिए आवश्यक है सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत जो क्षेत्र हैं इनमें क्या किया जाए, समन्वय किया जाए। वास्तविक लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब हम क्या करेंगे, हम लोगों को क्या उपलब्ध करवाएंगे, ये 3 प्रकार का विकास करने के लिए हम लोगों को संसाधन उपलब्ध करवाएंगे। जब तक संसाधन उपलब्ध नहीं करवाएंगे तब तक हमारे इन व्यक्ति का विकास नहीं होगा, और व्यक्ति का विकास नहीं होगा तो किसका विकास नहीं होगा, लोकतंत्र का विकास नहीं होगा। भाई लोकतंत्र अपने आप विकसित नहीं होता कि लोग आज भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, हमारे मोदी जी हम लोकतंत्र को विकसित कर देंगे, नहीं कर सकते। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री गहलोत साहब उनको विकसित कर देंगे, नहीं कर सकते। सरकारें, मैंने पहले भी कहा था, सरकारों का काम है शासन संचालन करना, शासन की नीतियों को बनाना और उनको क्रियान्वयन करवाना। लेकिन लोकतंत्र कब सफल होगा, लोकतंत्र जब सफल होगा जब भारत की जनता क्या करेगी, जो संसाधनों का उचित प्रयोग करके इस लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में योगदान देगी। वो कब देगी, जब हमारे सरकारें हमें संसाधन देगी और उन संसाधनों का हम क्या करेंगे, उचित प्रयोग करेंगे। उचित प्रयोग करेंगे तो हमारा सामाजिक विकास होगा, समाज का विकास होगा। तो क्या होगा, साथ साथ समाज के विकास के साथ ही हमारा आर्थिक विकास होगा। आर्थिक अगर विकास हमारा हुआ तो हमारा व्यक्तिगत विकास अपने आप ही हो जाएगा। अगर हमारे पास पैसा होगा तो हमारे रहन सहन का तरीका बदलेगा, हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे भवन में रहेंगे, साफ सफाई रहेंगे, बोलचाल होगा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स में हम अपना इलाज करवा पाएंगे। तो सामाजिक विकास से कौन जुड़ा है, आर्थिक विकास जुड़ा है। और आर्थिक विकास से क्या जुड़ा है, आर्थिक विकास से व्यक्तिगत विकास जुड़ा है। और जब हमारा व्यक्तिगत विकास होगा तो अपने आप ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होता चला जाएगा। क्योंकि जब तक हमारा व्यक्तिगत विकास नहीं है, जब तक हमारा विकास नहीं होगा, तब तक हम समाज, राज्य और राष्ट्र के विकास के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसलिए नेहरू का भी यही मानना था कि हमें क्या करना है, इन सबका समन्वय करना है, इन सबको साथ ले जा करके आगे बढ़ाना है। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें मानवीय गरिमा है, उस मानवीय गरिमा को बढ़ाना है। मानव को, हमारे भारत की जनता को हमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में करना है। जब जनता ये करने लग जाएगी तो हमें किसी क्षेत्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और हमारा लोकतंत्र मजबूत होकर के विश्व का सबसे ताकतवर लोकतंत्र बनने की दिशा में आ जाएगा। फिर अगला क्या कर रहा है, विधि का शासन। विधि का शासन वह संविधानवाद पर बल। देखिए, नेहरू लोकतंत्र तो लाना चाहते थे, लोकतंत्र के समर्थक भी थे और भारत के स्वतंत्रता होने के बाद भारत की लोकतांत्रिक यात्रा भी नेहरू से शुरू होती है, क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी हैं। तो इनके साथ ये कह रहा है कि हमने लोकतंत्र तो अपना लिया, लेकिन हमारे शासन किसका रहेगा, हमारे यहाँ विधि का शासन रहेगा, कानून का शासन रहेगा, जो कि अनुच्छेद 14 भी कहता है कि विधि के समक्ष समानता रहेगी, ये अनुच्छेद 14 में कहा। तो यहाँ नेहरू जी भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ किसका शासन रहेगा, विधि का शासन रहेगा। और जो कानून का शासन होगा वो विधि का शासन होगा, वो चलेगा किसके हिसाब से, संविधान के हिसाब से।
क्योंकि हमने क्या कर दिया, एक संविधान बनाया और उस संविधान को हमने 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया और उस संविधान में हमने क्या कर दिया, 395 अनुच्छेदों में हमने ये कह दिया कि इनके आधार पर हमारे भारत का शासन चलेगा, भारत की शासन व्यवस्था इनके आधार पर चलेगी। तो नेहरू क्यों विधि की बात कर रहा है, क्यों संविधान की बात कर रहा है? क्योंकि नेहरू से हम एक अल्प विकसित राष्ट्र के रूप में, गरीब राष्ट्र के रूप में आजाद हुए। भारत के साथ बहुत सारे देशों को और आज़ादी मिली। जिन देशों को आज़ादी मिली उन्होंने भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं अपनाई, लेकिन हमने देखा कि कुछ ही समय में वहाँ क्या हो गई, तानाशाही व्यवस्थाएं हो गई। वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों ने ताकत के दम पर अब शासन स्थापित कर लिया। एक प्रधानमंत्री ने 20-20, 25-25, 50-50 साल तक वहाँ पर शासन किया, जनता को किसी प्रकार के नागरिक अधिकार नहीं दिए। तो नेहरू को पता था कि यदि हम भारत में भी हम उसी प्रकार की व्यवस्थाएं की तो हमारे यहाँ भी क्या हो जाएगा, वही तानाशाही व्यवस्था हो जाएगी, जनता का विकास नहीं होगा। और जिस स्वतंत्रता के लिए हमने लंबे समय तक लड़ी है, इस लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए हमने लाखों लोगों की आहुतियाँ दी हैं स्वाधीनता दिवस में, वो क्या चली जाएगी, व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें कानून का शासन, यानी शासन हमें कानून के हिसाब से चलवाना है। और शासन जो कानून है, जो विधि है, वो किसके प्रावधानों के अनुसार चलेगी, उस संविधान के प्रावधानों के हिसाब से चलेगी। इसीलिए भारत के संविधान में क्या है, भारत के संविधान में संवैधानिक सर्वोच्चता व न्यायिक सर्वोच्चता, दो प्रकार की सर्वोच्चता होती है, न्यायिक सर्वोच्चता और संवैधानिक सर्वोच्चता। इसका हमने क्या किया है, इसका हमने किया है समन्वय, हमने इसको मिलाने की कोशिश की है। हमने ये कहा है कि हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च होगा, संविधान के साथ न्यायालय भी सर्वोच्च है, और न्यायालय सर्वोच्च होने के साथ हमारे यहाँ संसद भी सर्वोच्च है। हमारे यहाँ संसदीय सर्वोच्चता भी पाई जाती है इनका। लेकिन हमारे देखो, अब जैसे हम अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ न्यायिक सर्वोच्चता पाई जाती है। एक उदाहरण समझना, अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता, यानी अमेरिका में सबसे ऊपर कौन है, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कोई कह दिया, वो सब मामला खत्म। यदि हम ब्रिटेन में जाएंगे तो ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता पाई जाती है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता पाई जाती है। और संसदीय सर्वोच्चता का मतलब क्या, वहाँ संसद ने जो कह दिया वो फाइनल है। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर अगर न्यायपालिका कहीं पाई जाती है तो वो अमेरिका में पाई जाती है। अमेरिका का न्यायालय दुनिया का सबसे पावरफुल न्यायालय है। और उसी प्रकार यदि हम संसदों की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर अगर संसद किसी की पाई जाती है तो ब्रिटेन की। ब्रिटेन की संसद ने जो कानून बना दिया उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, अंतिम है। लेकिन भारत ने क्या किया, न तो हमने न्यायिक सर्वोच्चता जो अमेरिका में है उसको अपनाया, न जो संसदीय सर्वोच्चता ब्रिटेन में पाई जाती है न हमने अपनाया। हमने तो क्या किया, संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का क्या कर दिया, समन्वय कर दिया। हमने कह दिया कानून सिर्फ संसद बनाएगी, लेकिन उन कानूनों की संवैधानिकता की जांच, यानी कानून सही बने या नहीं बने इसकी जांच करने का अधिकार किसको होगा, इसकी जांच करने का अधिकार हमारी न्यायपालिका को होगा। तो सुप्रीम ये किसने देखा है, ये हमारे नेहरू के नेतृत्व में, क्योंकि संघ का संविधान बनाने का, संघीय संविधान जो शक्ति थी, संघ शक्ति जो शक्ति थी, उनके अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा में, पंडित नेहरू थे। और उन्होंने क्या किया, केंद्र को मजबूत बनाने का काम किया। तो नेहरू जी ये कह रहे हैं कि हमें विधि का शासन बनाना है, कानून का शासन अपनाना है, और कानून जो का शासन है, कानून का शासन चलेगा किसके हिसाब से। तो नेहरू इस बात को भी कह रहे हैं कि कानून का जो शासन है वो किसके हिसाब से चलेगा, भारतीय संविधान के हिसाब से चलेगा। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू विधि के शासन और संविधानवाद के ऊपर क्या कर देते हैं, बल देते हैं। अगला क्या है, संसदीय शासन का समर्थन। पंडित नेहरू संसदीय शासन व्यवस्था का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। देखो, हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाएंगे। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्थाओं में सामान्यतः दो प्रकार की व्यवस्थाएं चलती है। एक तो चलती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और एक चलती है संसदीय शासन व्यवस्था। दो प्रकार की शासन व्यवस्था लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में पाई जाती है, दुनिया में पाई जाती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति होता है
और समस्त जो शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। राष्ट्रपति पूरी सरकार का कार्यपालिका का प्रमुख होता है और ये व्यवस्था जो पाई जाती है वर्तमान में हम देखना चाहें तो अमेरिका में पाई जाती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, जहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सामान्यतः अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं और जनता के द्वारा डायरेक्ट सीधे भी चुने जाते हैं। तो यहाँ क्या होती है, सारी शक्तियां राष्ट्रपति में होती है। मंत्रिपरिषद जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति अपने मंत्रियों को जो चुनता है वो अपनी मर्जी से चुनता है, क्योंकि यहाँ जो मंत्री होते हैं वो संसद के सदस्य नहीं होते। ये मंत्री कहीं से भी ले सकता है राष्ट्रपति, बिना चुनाव के कहीं से भी राष्ट्रपति क्या करता है, अपने मंत्री चुन सकता है। बाद में उन्हें क्या करना पड़ता है, संसद का अनुमोदन प्राप्त करना पड़ता है, चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है अमेरिका के मंत्रियों को। लेकिन यहाँ हमारी सरकार, हमारे संविधान विशेषज्ञ और नेहरू का यह मानना था कि यदि हमने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाई, हमारे जो संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य थे डॉक्टर अम्बेडकर साहब भारत में संसदीय शासन की जगह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था चाहते थे, राष्ट्रपति व्यवस्था चाहते थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह मानना था कि हमें अध्यक्षात्मक की जगह संसदीय शासन व्यवस्था अपनानी है। इसमें क्या होता है, समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। तो नेहरू जी को और सरदार पटेल साहब को यह डर था कि अगर हमने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाई तो राष्ट्रपति क्या हो सकता है, तानाशाह हो सकता है। राष्ट्रपति सारी शासन शक्तियां अपने हाथ में रख सकता है, यानी एक व्यक्ति का शासन हो सकता है। राष्ट्रपति हमारे संविधान को किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ सकता है, इसलिए हमने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को नहीं अपनाया। हमने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की जगह किसको लिया, हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था को लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिया। और इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि शासन किसके माध्यम से चलेगा, संसद के माध्यम से चलेगा। संसद में क्या होंगे, जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुन करके आएंगे। जनता के द्वारा वोटों के माध्यम से जनता अपने नेता चुनेगी और नेता कहाँ जाएंगे, संसद में जाएंगे। और ये प्रतिनिधि, ये नेता अपना क्या बनाएंगे, चुनेंगे, एक प्रधानमंत्री चुनेंगे। यानी संसद के सदस्य, यानी जनता के चुने हुए सदस्य अपने में से ही एक प्रधानमंत्री बनाएंगे जिनको बहुमत प्राप्त होगा और वो भारत का शासन चलाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री अकेला शासन नहीं चलाएगा, शासन पूरी संसद मिलकर के चलाएगी। मंत्रिपरिषद शासन करेगी, लेकिन मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री जिम्मेदार किसके प्रति है, संसद के प्रति। यदि हमारे भारत के प्रधानमंत्री और भारत के मंत्री हमारे संविधान के प्रावधानों के विपरीत काम करते हैं तो हमारे देश की संसद यानी हमारे देश की लोकसभा हमारे देश के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को क्या कर सकती है, उनके पद से हटा सकती है, अविश्वास प्रस्ताव ला करके हटा सकती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं हो सकता, यानी वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता, सिर्फ महाभियोग आ सकता है, जो एक कठिन पद्धति है, जबकि हमारी अविश्वास एक सरल पद्धति है। इसलिए पंडित नेहरू ने क्या किया है, हमारी भारत की जो संविधान सभा है उसी के दौरान हमने स्पष्ट कर दिया कि हम संसदीय शासन व्यवस्था का समर्थन करेंगे। और संसदीय शासन व्यवस्था का हम समर्थन कर क्यों रहे हैं, संसदीय शासन व्यवस्था का हम समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जनता के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। जनता की जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका शासन करें, कम से कम जनता के प्रति उत्तरदायी तो है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में तो राष्ट्रपति क्या नहीं है, राष्ट्रपति जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, एक बार चुन लिया फिर उनको हटाने वाले कोई नहीं। तो हमारी जो नेहरू जी थे उन्होंने संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। अन्य किसी भी शासन पद्धति की जगह हमने लोकतंत्र अपनाया। लोकतंत्र के अंदर भी हमने क्या अपनाया, संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाने का कार्य किया है। तो ये नेहरू की देन है कि हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। क्यों, अब आपको क्यों अपनाया है तो इसको भी याद रखना, इसलिए अपनाया है क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में अगर शासन में किसी प्रकार की कोई कमियां हैं तो क्या कर सकते हैं, उन कमियों को दूर किया जा सकता है। क्योंकि जब भी कोई कानून बनता है संसद में उसमें व्यापक चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद पहले लोकसभा में पारित होता है, लोकसभा में पारित होने के बाद वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। तो लोकसभा से अगर कोई गलती रह गई तो उसको राज्यसभा पारित दूर कर देगा, और अगर राज्यसभा से कोई गलती रह गई तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति भी क्या कर सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो एक लंबी प्रक्रिया है हमारे यहाँ, इसलिए हमने क्या बनाई है, संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने की कोशिश की है। और अंतिम बिंदु आता है विकेंद्रीकरण का समर्थन।
पंडित नेहरू लोकतंत्र में शासन की शक्तियों को एक जगह केंद्रित नहीं रखना चाहते थे। इसलिए हमने लास्ट बिंदु में देखा कि नेहरू जी क्या थे, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के विपरीत थे। क्यों थे? क्योंकि वहाँ शासन की शक्तियाँ किसके पास रहती हैं? सारी की सारी राष्ट्रपति के पास रहती है, राज्य भी कमजोर रहते हैं। इसलिए हमने संसद अपनाया। अब उसमें भी संसदीय क्या करें, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का समर्थन करते हैं पंडित नेहरू, और उन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ विकेंद्रीकरण का समर्थन करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कह रहे हैं कि शासन की शक्तियां केंद्र के पास ना रह करके अलग अलग राज्यों और राज्यों से नीचे भी क्या हो जाए, बट जाए। यानी शासन की शक्तियों का विभाजन करना चाहते थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शासन की जो अपने केंद्र के पास जो पावर थी, उस केंद्र को पावर को कहाँ स्थानांतरित किया? राज्य को। जब उन्होंने बाद में देखा कि शक्ति जो विभाजन है, शक्तियों का जो उचित विभाजन है वो केंद्र और राज्यों के बीच से तो हो रहा है, लेकिन जनता को उसका किसी प्रकार का फायदा नहीं मिल रहा, जनता को उसको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा। तो नेहरू जी ने क्या किया, उसके लिए भी कुछ करने की कोशिश की। और पंडित नेहरू ने क्या किया, भारत 2 अक्टूबर 1959 यानी शासन की शक्तियों को बांटने के लिए पहल की है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, शासन को दिल्ली से गांव तक पहुंचाने के लिए, संसद से लेकर के जनता तक, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को शासन में भागीदारी देने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 गांधी जयंती 1959 हमारा राजस्थान में भी नागौर जिला, और नागौर जिले में भी गांव कौन सा? बगदरी। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पहली बार हमने क्या किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की स्थापना की है, पंचायती राज का उद्घाटन किया। कब? 2 अक्टूबर 1959 को, जब मोहनलाल सुखाड़िया जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे वहां, यानी शासन की शक्तियां बांट दी। इसीलिए जब 2 अक्टूबर 1959 को हमने पंचायती राज संस्था का प्रारंभ किया, और पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला राजस्थान पूरे भारत में पहला राज्य है। सबसे पहले पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान ने प्रारंभ किए, उसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश ने प्रारंभ किए। तो 2 अक्टूबर 1959 को हमने क्या की, पंचायती राज। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, यानी भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का हम क्या मानते हैं, जनक मानते हैं, फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। पंडित नेहरू को फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन अर्थात विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है भारत में, क्योंकि पहली बार पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार देने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति थे। इस प्रकार नेहरू जी विकेंद्रीकरण का समर्थन करते थे, और शासन की शक्तियों को बांटने में, पंचायती राज की भूमिका को बढ़ाने में नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी। इस प्रकार नेहरू के अगर हम विचारों को देखें तो नेहरू एक महान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के समर्थन थे, लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति मानते थे, और जब तक जिंदा रहे नेहरू जी ने लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो इन बिंदुओं के माध्यम से हम लोकतंत्र संबंधी विचार दे सकते हैं। नेहरू क्या कर रहा है, नेहरू उदार लोकतंत्र के समर्थक थे, संकीर्णता का उनके लिए कोई स्थान नहीं था, लोकतंत्र की व्यापक व्याख्या कर रहे हैं, लंबे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत क्षेत्र में समन्वय की बात करते हैं, साथ ही विधि का शासन, कानून के शासन और संविधान के अनुसार शासन चलाने की बात नेहरू कर रहा है, संसदीय शासन व्यवस्था का समर्थन करता है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के जरिए संसदीय शासन व्यवस्था की बात कर रहा है, और विकेंद्रीकरण का समर्थन भी कर रहा है। और विकेंद्रीकरण के लिए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में उन्होंने पंचायती राज का उद्घाटन किया। इसलिए पंडित नेहरू को हम क्या कहते हैं, भारत में विकेंद्रीकरण का जनक मानते हैं, फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार हमारा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू था, वो पंडित नेहरू क्या होते हैं, चैप्टर हमारा पूरा होता है। हमने अधिकांश बातें लेने की कोशिश की है इनको, ठीक है। तो पंडित नेहरू हमारा समाप्त। हम अगले एक भारतीय राजनीतिक विचार पर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।